अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 17। तो ये मैंने लेक्चर आपका जो है वो पहले से ही हाईलाइट कर लिया है ताकि जो है आपके लिए इसको समझना इजी हो जाए। इम्पोर्टेंट जो इसके पार्ट्स कौन से हैं कि जिनको आप अपने माइंड में रखें और आपके लिए जो लेक्चर है बहुत इजी रहे। जी, लेक्चर नंबर 17 हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़, आइनी अमूर। अब इस लेक्चर में हम रीड करेंगे कि आइनी अमूर क्या थे। अब दस्तूर हुक्मरानी और सियासी ताकत और कानून इख्तियार के इस्तेमाल के लिए बुनियादी उसूलों और फ्रेम वर्क का एक मजमूआ है। ये हुकूमत और मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ़ अदारों के माबीन ताल्लुकात की वसअत को वाज़ेह करती है। इसकी आम कवानीन पर फोकियत है और इसे आम कवानीन की तरह तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत हिंद एक्ट करती है, इसकी आम कवानीन पर फोकियत है और इसे आम कवानीन की तरह तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत हिंद एक्ट करती है, इसकी आम कवानीन पर फोकियत है और इसे आम कवानीन की तरह तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत हिंद एक्ट 1935 को नई रियासत पाकिस्तान में तब्दील और नाफिज किया गया। फिर 1946 के इंतखाबात में मुंतखब मेंबरों ने पहला दस्तूर साज असम्बली बनाया, जिसको तकलीफ दा हालात का सामना करना पड़ा। अब इसके मेजर इश्यूज़, अहम मसाइल। सबसे पहले जिन हलकों को सामना करना पड़ा, इनमें सबसे अहम मसाइल थे वफाकियत, नुमाइंदगी, अलहदा या मुश्तरका इंतखाबी हलका, कौमी ज़ुबान का मसला, पार्लिमानी या सदारती निज़ाम, इस्लामी या सेकुलर रियासत। नंबर 1 है वफाकियत। वफाक पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारे मामलात तय करने थे। सबसे अहम बात यह थी कि पाकिस्तान 2 इलाकाई हिस्सों पर मुश्तमिल है। मशरक़ी पाकिस्तान ज़्यादा आबादी वाली कम इलाका लेकिन इंतज़ामी तौर पर 1 यूनिट, और मगरबी पाकिस्तान इंतज़ामी तौर पर 4 यूनिट। फेडरलिज़म का मकसद रियासत या मुल्क के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए इस किस्म के तनूज़ को एडजस्ट करना है। बिजली की तकसीम, ये सबसे मुश्किल सवाल था कि इक़्तिदार को मरकज़ और सूबों के माबीन कैसे तकसीम किया जाएगा। बरतानवी हुक्मरानी के वर्से ने एक मजबूत मरकज़ की रवायत दी, लेकिन सूबे मज़ीद खुदमुख्तारी और सूबाई हुकूक का मुतालबा करते रहे। अबूरी दस्तूर और 1956 में मजबूत मरकज़ की आइनी रवायात बरकरार रही। नंबर 2 पे है नुमाइंदगी। अब वफाकी सतह पर नुमाइंदगी एक और मुतज़ाल मसला था, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान आबादी और जिसामत में मुख्तलिफ थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में तनूज़ पाया जाता था। मगरबी पाकिस्तान के सूबे भी आबादी और साइज़ में मुख्तलिफ थे। ये सब अपनी नुमाइंदगी और सूबाई खुदमुख्तारी के लिए हसास था। यूनिट और आबादी की नुमाइंदगी के लिए एक मियारी फार्मूला जो है वो तश्कील देने के लिए दस्तूर साज असम्बली CA ने 12 मार्च 1949 को एक बुनियादी असूल कमेटी PPC तश्कील दी। इस कमेटी का बुनियादी काम आइंदा आइन के लिए बुनियादी असूलों का एक मजमूआ तश्कील देना था। फिर है BBC की पहली रिपोर्ट, फर्स्ट BPC रिपोर्ट। यह कमेटी 28 पर अपनी पहली रिपोर्ट पेश में इस रिपोर्ट पार्लियामेंट के दोनों ईवानों की तजवीज़ पेश कर रहे थे। उसके मुताबिक सितंबर 1950 ईवान ज़ेरे का इंतखाब अवामी आबादी की बुनियाद पर होना था और ईवान बाला का इंतखाब मशरक़ी बंगाल, मगरबी पंजाब, सिंध, सूबा सरहद और बलूचिस्तान के
तमाम सूबों यानी बराबरी की नुमाइंदगी की बुनियाद पर किया जाना था। दोनों ईवानों के लिए मसावी ताकतें और तजवीज़ की गई। कौमी ज़ुबान का कोई जिक्र नहीं किया गया। मशरक़ी बंगाल ने इस रिपोर्ट की मुखालफत की और लियाकत अली खान ने इसे वापस ले लिया। फिर है बीपीसी की दूसरी रिपोर्ट, सेकंड बीपीसी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पार्लिमान के दोनों ईवानों बराबर हैसियत पर इसकी हतमी रिपोर्ट पेश की। बीपीसी 22 ताकतों से लुत्फ़अंदोज़ करेगा कि इसके मुताबिक दिसंबर 1952 ने इसने मशरक़ी और मगरबी शोबे को मसावी नुमाइंदगी की तजवीज़ की। इस रिपोर्ट को पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में भी रद्द अमल का सामना करना पड़ा। मशरक़ी पाकिस्तान और पंजाब दोनों में बराबरी के असूल की तारीफ़ नहीं की गई। नेक्स्ट है मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। अब मोहम्मद अली बोगरा का फार्मूला क्या था? मोहम्मद अली जो बोगरा ने वज़ीर आज़म का मनसब संभालने के फ़ौरन बाद ही आइन साज़ में ताअत्तुल के हल के लिए पेश किया। इस फार्मूले के मुताबिक पाकिस्तान में दो तरफ़ा मुकन्ना होगी और ईवान बाला में हर 5 यूनिटों की नुमाइंदगी होगी और इसमें ईवान ज़री में आबादी की नुमाइंदगी की जाएगी। अब है बोगरा फार्मूला पर रद्द अमल, रिएक्शन टू बोगरा फार्मूला। फिर इस पर कितना सा अमल हुआ? फिर मुल्क के दोनों हिस्सों में इसका खैर मुक़द्दम किया गया। बराबरी के असूल और आबादी की नुमाइंदगी को सराहा गया। इसने उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़ुबान की तजवीज़ पेश करके कौमी ज़ुबान के मसले को भी हल किया। नेक्स्ट है 1 यूनिट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, अक्टूबर 1955। मगरबी पाकिस्तान के 1 यूनिट 14 पर कायम किया गया था। अक्टूबर 1955 पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान के सूबों में मुल्क के दो हिस्सों के दरमियान बराबरी कायम करने के 1 यूनिट में ज़िम्न कर दिया जाएगा। अलहदा या मुश्तरका इंतखाबी हल्का। नंबर 3 पे है सेपरेट और जॉइंट इलेक्टोरेट। अलहदा या मुश्तरका इंतखाबी हल्का। बरतानवी हुकूमत के ज़रिया मुसलमानों के मुतालबे पर अलहदा वोटर अपनाया गया था, लेकिन आज़ादी के 1909 के बाद अक़लियतों ने इसकी हमायत नहीं की। मजहबी अनासर ने मीरास के हिस्से के तौर पर इसकी तायद की। मशरिक़ मुश्तरका इंतखाब के लिए फ़ैसला किया। मगरिब अलहदा वोटर कौमी असम्बली के ज़रिए जॉइंट वोटर्स को तमाम पाकिस्तान के लिए मंजूर किया गया, जो 1957 में हुआ था। फिर था द नेशनल लैंग्वेज इशू, कौमी ज़ुबान का मसला। आज़ादी से पहले पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम इशराफिया ने उर्दू को अपनाया। 1948 में जिन्ना ने ऐलान किया कि उर्दू कौमी ज़ुबान होगी, लेकिन सूबे अपनी ज़ुबानें इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरक़ी बंगाल में उर्दू के ख़िलाफ़ मुखालफत थी। ये जिन्ना की मौत के बाद और ज़्यादा वाज़िया हो गया जब आइन साज़ी पर तनाज़ात खड़े हुए थे। फरवरी 1952 में मशरक़ी पाकिस्तान में ज़ुबान की तहरीक का आगाज़ हुआ। वफाकी हुकूमत के बंगाली ज़ुबान मुखालिफ रवैया के बारे में शिकायत थी। फिर इसमें दो ज़ुबानों का फार्मूला अपनाया गया। 1973 से इलाकाई ज़ुबानों की तरक्की के लिए उर्दू को कौमी ज़ुबान 1954 के तौर पर भी अपनाया गया। पार्लिमानी या सदारती। पार्लिमानी निज़ाम के लिए इत्तफ़ाक़ राय हुआ, लेकिन सदारती निज़ाम की महदूद मुतालबाती 1958 के फ़ौजी इक़्तिदार में आने के बाद सदारती निज़ाम के हामी गालिब हो गए। 1962 का आइन सदारती आइन था। इस्लामी या सेकुलर रियासत। तहरीक पाकिस्तान के आगाज़ ही से एक मुआहदा हुआ था कि रियासत का इस्लाम के साथ गहरा ताल्लुक़ होगा। मुसलमानों ने इस्लाम और इसके वर्से के हवाले से अपनी कौमी शनाख्त की तारीफ़ की। आइन साज़ असम्बली के कांग्रेस मेंबरान
اور کچھ سیکولرسٹوں کی طرف سے کچھ حزب اختلاف سامنے آیا۔ ایک بروڈ معاہدہ تھا کہ ریاست اپنی شناخت اسلام کے ساتھ کرے گی۔ دستور ساز اسمبلی نے ریاست اور اسلام کے مابین قطعی تعلقات کی وضاحت کرنے میں وقت لیا۔ مقاصد کے حل، جیسا کہ لیکچر ہم نے 16 میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے کہ مقاصد نے پاکستان میں تھیوکریسی کو مسترد کر دیا اور آئندہ پاکستان کے آئین کے بنیادی مقاصد کو فراہم کیا۔ جن امور پر توجہ دی گئی تھی وہ کون سے تھے؟ نمبر 1، منتخب اسمبلی کے لیے قانون سازی کا دائرہ۔ نمبر 2، جو قوانین اسلامی نوعیت کے بارے میں فیصلہ کریں گے، کیا کسی بورڈ آف علماء کو یہ اختیار دیا جانا چاہیے؟ نمبر 3، خواتین کی پوزیشن، ووٹ اور کام۔ پھر آئین ساز اسمبلی اور اس سے باہر بحث اور مباحثہ جاری رہا۔ اسلامی سیاسی نظام کے لیے مذہبی عناصر کا ایک فعال مطالبہ۔ سوری اسٹوڈنٹس، وہ ہینڈ آؤٹ کلوز ہو گیا تھا۔ اسلامی سیاسی نظام کے لیے مذہبی عناصر کا جو ہے ایک فعال مطالبہ تھا۔ اس تناظر میں مختلف فرقوں کے ممتاز علماء کرام نے آئین کو مذہبی بنیاد فراہم کرنے کے لیے مشہور 22 نکات پیش کیے۔ اب اہم مسئلہ کی ایشو، قرآن و سنت کی بالادستی کے تصور کو ترجمہ کرنے کے لیے کس قسم کے اداروں اور عمل کو تشکیل دینا ہوگا۔ اب دستور ساز اسمبلی سے درمیان اور ایک جدید نقطہ نظر اپنایا۔ اسلامی اصولوں اور اقدار گورننس نمائندگی کے جدید تصور کے روح اور انتظامیہ کو یکجا کر دیا گیا۔ جب ہم آئینوں پر تبادلہ خیال کریں گے تو اسلامی دفعات کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ چلیں اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یہ جو ہائی لائٹس کیے ہیں پوائنٹس تو اس کو آپ زیادہ غور سے دیکھیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے، باقی تو پورا لیکچر ہی ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے۔ چلیں، اور آپ اس کے بعد لیکچر لینے کے بعد اپنے ہینڈ آؤٹ کو ایک بار ضرور ریڈ کر لیا کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کے کنسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔